समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय लेकर। विषय है मजदूरों के शोषण पर ही पूंजीवाद टिका हुआ है। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। साथियों, इस विषय पर हमारे साथी सुखरंजन नंदी अपने विचार रखेंगे, आपके सामने ध्यान से सुनिए। साथियों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथी बजरंग पटेल जी ने आपको बताया कि हम आज किस विषय पे बातचीत करेंगे। मजदूरों के शोषण के ऊपर बातचीत करेंगे। हर कोई मजदूर ये जानता है कि उसका शोषण होता है। इस व्यवस्था में या पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो मजदूरों के शोषण के ऊपर ही टिका हुआ है। बिना मजदूर के शोषण का पूंजीवाद जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन हमारे समाज में ये एक धारणा है कि जो सबसे गरीब होता है, जिसको समाज में सबसे हीन नज़र से देखा जाता है, उसी को लोग मानते हैं कि यही चोर है, यही चोरी करता है। और इसीलिए आप देखोगे आमतौर पे जो एक मुहावरा है, चोर के साथ एक विशेष जाति को भी हम बताते हैं। जब हम चोर बोलते हैं किसी को तो उसके साथ एक विशेष जाति के नाम का भी उच्चारण हम करते हैं, जबकि चोरी के साथ उस विशेष जाति का कोई संबंध नहीं है। वो विशेष जाति तो एक विशेष काम करते हैं, लेकिन चोर जब बोलते हैं कोई भी तो साथ साथ उस जाति का भी नाम हम ले लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो चोरी है ये हीन लोगों के काम है, ये सबसे नीचे तबके के लोगों का काम है। ये एक धारणा है समाज में, हमारे और आपके जहन में, हमारे और आपके दिमाग में, हमारे और आपकी मानसिकता में ये परोस दिया गया है और हम उससे प्रभावित भी, हम उससे मुक्त भी नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे ये समाज में जो अपने आप को सबसे ज्यादा धनाढ्य लोग या सबसे ज्यादा संभ्रांत लोग जो अपने आप को समाज में पेश करते हैं, अगर उनकी धनाढ्यता या उनकी जो अमीरी के कारण को हम अगर तलाशेंगे या उसके जब बारीकी से हम जब जांच पड़ताल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि असली में हमारे समाज में जो मेहनत करने वाले लोग हैं या जब वो मेहनत करने वाले लोग थे वो कभी चोरी नहीं करते थे। क्योंकि जो मेहनत करके जीवित रहता है वो कैसे चोरी कर सकता है, या चोरी करने की अगर वो चोरी करता तो फिर वो मेहनत नहीं करते। तो फिर चोरी कौन करता है? चोरी वही करता है जो मेहनत नहीं करता है, जो उत्पादन के काम में मेहनत नहीं करता है वो चोरी करता है। तो फिर वो चोरी क्या करता है? क्योंकि उसको जिंदा रहना है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। जब वो मेहनत नहीं करेगा, दूसरे के मेहनत में जीवित रहेगा, तो फिर उसको चोरी करना पड़ेगा। तो वो चोरी क्या करेगा? क्या वो मेहनत करने वाले के घर में घुस के उसके सामान चोरी करेगा? क्या चोरी करेगा? जिस चोरी से वो बिना मेहनत करने वाले जो समाज के लोग हैं वो जीवित रह सकता है। तो ये जो परजीवी लोग हैं समाज के अंदर, ये परजीवी लोग ही है जो मेहनत करने वाले लोगों के का जो हिस्सा है उस हिस्सा को वो चोरी करता है या उस पर डाका डालते हैं। आप अभी तो सीसीटीवी कैमरा आ गया है। पहले के जमाने में आज से 30 साल 40 साल के पहले जो कारखाने में जो मजदूर काम करते थे, वो मजदूर जब 8 घंटा काम करने के बाद जब वो कारखाना से बाहर निकलते थे तब गेट के अंदर जो सिक्योरिटी के लोग होते थे वो सिक्योरिटी के लोग मजदूरों की जांच करते थे, पूरे शरीर की जांच करते थे
और ये जांच वो इसलिए करते थे दिखाने के लिए समाज में कि ये जो मजदूर है ये कारखाने के कोई सामान चोरी करके बाहर लेके जाता है, ताकि वो चोरी ना कर सके उस चोरी को रोकने के लिए मजदूरों की जांच किया जाता है, और अगर कोई मजदूर चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगा। तो ये एक धारणा पैदा किया गया है समाज के अंदर कि जो मजदूर है ये मजदूर चोरी करता है, उसकी चोरी को रोकने के लिए गेट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी गार्ड उसकी तलाशी लेता है। जबकि वास्तविकता क्या है, जिसको मालिक या पूंजीपति अपने आप को मुनाफा के रूप में समाज में स्थापित करने की कोशिश करता है, अगर उसकी हम जांच पड़ताल करें, अगर उसके हम गहराई में जाए तो हम ये देखेंगे कि असली में मालिक मजदूरों का चोरी करता है, हिस्सा चोरी करता है। मजदूर चोरी नहीं करता मालिक का, बल्कि मालिक मजदूरों का चोरी करता है। क्या चोरी करता है मालिक मजदूरों का? हमको ये बताया जाता है कि ये जो पूंजीवादी समाज है, इस समाज में कारखाना में जो माल उत्पादन हो रहे हैं वो माल कम कीमत में मालिक खरीदते हैं, ज्यादा कीमत में मालिक बेचता है, और ये जो खरीदी बिक्री का जो अंतर है ये ही मुनाफा है। किसी भी वस्तु हमारे समाज के अंदर जो राजनीतिक अर्थशास्त्र के हिसाब से कोई भी वस्तु कैसे होता है, एक वस्तु की दो विशेषता होती है। एक है कि उसकी उपयोगिता होना चाहिए और दूसरा है कि उसको एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्यासा है, उसको पानी की जरूरत है, वो झरना के पास गया, अपना झरना का पानी पिया, अपना प्यास को बुझा लिया। उसकी उपयोगिता थी पानी की, उसने पानी को उपयोग किया, अपना प्यास बुझाया। लेकिन वो पानी, झरना का पानी वस्तु नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई विनिमय नहीं हुआ, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। प्यासा को प्यास बुझाया वो पानी, लेकिन वो उसका कोई कीमत नहीं हुआ। तो उसकी उपयोगिता जो किसी के लिए आवश्यकता था पानी, तो वो जो झरना के पानी है उसकी उपयोगिता थी प्यासा के लिए। प्यासा ने उस पानी को पिया, अपना प्यास बुझाया, लेकिन वो वस्तु नहीं हुआ झरना का पानी, क्योंकि उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ, किसी के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ या विनिमय नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपके घर के बगीचा में गंदगी हो गया है, उस गंदगी को आपने साफ किया, साफ करना जरूरी था, आपने साफ किया, लेकिन आपने साफ करते हुए जो मेहनत की है, जो श्रम आपने दिए बगीचा साफ करते हुए, वो श्रम भी वस्तु नहीं हो पाया, क्योंकि उस श्रम को साथ कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, किसी का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए कि कोई मजदूर है, किसी कारखाने में काम करने के लिए जा रहा है, वो कारखाने में माल उत्पादन करने के लिए अपना श्रम दे रहा है, और मालिक कारखाने के अंदर पूंजी निवेश किया है, यानी बिल्डिंग बनाया है, अपने मशीन लगाया है और कच्चा माल खरीदा है, और उस कच्चा माल में अब मजदूरों की श्रम की जरूरत है, उसकी जरूरत है मजदूरों का श्रम, और मजदूरों का श्रम उसने खरीदा है, मजदूरों ने अपना श्रम दिया है। क्योंकि मजदूर श्रम इसीलिए दिया है क्योंकि मजदूर के पास जीवित रहने के लिए उसके पास और कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पे कारखाने के मालिक की उपयोगिता है श्रम लेना, मजदूर के भी उपयोगिता है श्रम बेचना। यहाँ पे मालिक ने श्रम को खरीदा है और मजदूर ने श्रम को बेचा है, तो यहाँ पे मजदूर के जो श्रम है वो मजदूर का श्रम एक वस्तु बन गया। और ये जो उत्पादन प्रणाली है, इस उत्पादन प्रणाली में मालिक अगर कच्चे माल के, अपने मशीन के, अगर वो मालिक अपने बिल्डिंग के, ये सब के अगर वो मालिक है, तो मजदूर भी मालिक है अपने श्रम के। तो इसीलिए मजदूर जो है वो अपने श्रम के मालिक है, वो अपने श्रम को कारखाने में बेचता है या मालिक के पास बेचता है। अब जैसे कहा जाता है कि ये जो मुनाफा है, ये मुनाफा पूंजीपतियों ने कम कीमत में खरीदते हैं, ज्यादा कीमत में बेचते हैं, इसीलिए मुनाफा होता है। अब मान लीजिए मालिक ने कच्चा माल खरीदा है 60 रुपए में। अब उस कच्चा माल में क्या क्या जरूरत है? कच्चा माल से मालिक क्या करेगा? एक नया वस्तु उत्पादन करेगा।
तो कच्चा माल अगर मान लीजिए किसी मालिक ने 1 टन धागा खरीद लिया और 1 टन धागा खरीद के वो रखा है कि अब मैं इससे धोती बनाऊंगा। अब वो जो 1 टन धागा खरीदा है, अब वो 1 टन धागा धोती तभी बन पाएगा उस 1 टन धागा से जब उस धागा को मशीन में मजदूरों का मेहनत लगेगा, तब जाके वो धोती बनेगा। धागा खरीद के धागा को तो ऐसा नहीं है कि मालिक 60 रुपए में धागा खरीदा और 80 रुपए में धागा बेचा, ये तो नहीं होगा। कारखाना के मालिक, कारखाना वो लगा है कोई वस्तु उत्पादन करने के लिए, तो कच्चा माल खरीद के कच्चा माल बेचने का काम वो नहीं कर रहा है। कच्चा माल खरीद के वो कोई नया चीज तैयार कर रहा है, फिनिश्ड गुड्स वो तैयार कर रहे हैं। और वो जो फिनिश्ड गुड्स वो तैयार कर रहे हैं कारखाने के अंदर, वो तैयार करने के लिए उसको मजदूर के श्रम की जरूरत है, और बिना मजदूर के श्रम का वो कोई फिनिश्ड गुड्स या कोई नया वस्तु पैदा नहीं कर सकता है। और ये जो उत्पादन के प्रणाली है, जहां से उत्पादन हो रहा है, ये जो रॉ मटेरियल और मजदूर और मशीन, ये जो तीनों मिलके जो एक नया चीज पैदा कर रहा है, नया चीज सृष्टि कर रहा है, इस प्रक्रिया में ही पूरा घोटाला होता है। इस प्रक्रिया में ही, इस प्रोसेस में ही पूरा रहस्य छुपा हुआ है, ये मालिकों की लूटने का या मालिकों की चोरी करने का। एक समय ऐसा था हमारे समाज के अंदर जो उत्पादन करते थे, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो गांव में जो लोहार होते थे, वो लोहार लोहा के सामान पैदा करते थे, जो कुम्हार थे वो मिट्टी के सामान पैदा करते थे, जो बुनकर होते थे गांव के अंदर वो कपड़ा पैदा कर लेते थे, या जो किसान होते थे वो धान पैदा कर लेते थे। अब वो जो लोहा के औजार पैदा करते थे, या जो मिट्टी के सामान तैयार करते थे, या जो किसान अनाज पैदा करते थे, या जो बुनकर कपड़ा तैयार करते थे, ये तैयार करते थे अपनी उपयोग होने के बाद जो अतिरिक्त होता था, वो अतिरिक्त सामान को बेचता था, और बेचने के बाद जो पैसा उसके पास आता था, उस पैसे से वो अपनी जरूरत के सामान खरीदता था। तो वो जो उत्पादन प्रणाली था अतीत में, वो उत्पादन प्रणाली मुनाफा के लिए, अतिरिक्त मूल्य पैदा करने के लिए नहीं होता था, वो पैदा होता था उपभोग के लिए। जैसे मान लीजिए कि किसान है, वो 10 बोरा धान पैदा किया, 10 बोरा धान में वो 2 बोरा अपने लिए इस्तेमाल के लिए रखा, 8 बोरा वो बाजार में ले जाके बेचा, 8 बोरा से उसको जो पैसा बेचने के बाद जो पैसा उसको मिला, उस पैसे से वो अपना धोती खरीदा, परिवार के लिए कपड़े खरीदे, अपने दूसरे अनाज खरीदे, या दूसरे जरूरत के सामान वो खरीदा। या जो लोहा के सामान तैयार करते थे, वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे, करने के बाद जो अतिरिक्त उत्पादन करते थे, वो बाजार में ले जाते थे, बाजार में ले जाने के बाद उसको बेचते थे, बेचने के बाद वो धान चावल खरीदते थे, गेहूं आटा खरीदते थे, या दाल खरीदते थे, कपड़ा खरीदते थे। तो मतलब उपभोग के लिए वो पैदा होता था, उपभोग के लिए वो बेचा जाता था अतीत के काल में। तो वहां पे अगर जैसे मान लीजिए अभी भी आप अगर आदिवासी गांव में जाएंगे, आदिवासियों की जो अर्थव्यवस्था है उसको अगर आप देखेंगे, तो हमारे पुराने समाज आपको याद आ जाएगा। अभी भी आदिवासी लोगों के गांव के जो बाजार लगते हैं, वो बाजार में आदिवासी लोग अपने घर से में अगर एक मुर्गा है, उस मुर्गा को ले जाएंगे। उनके घर में अगर महुआ है, वो महुआ को बाजार में ले जाएंगे। पहले वो मुर्गा को बेचेंगे, या महुआ को बेचेंगे, या कोसा को बेचेंगे, और उसके बाद जो पैसा आएगा, उस पैसे से वो अपने जरूरत के आलू खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, नमक खरीदेंगे, हल्दी खरीदेंगे, मतलब उसकी जो जरूरत है उस जरूरत के सामान वो खरीदेंगे। तो ये जो अर्थव्यवस्था, अभी भी हम अगर ट्राइबल गांव में जाएंगे तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है, अभी भी वो एक्सचेंज वाला अर्थव्यवस्था, या उपभोग करने के लिए सामान को बेचते हैं और सामान खरीदते हैं। अभी भी उनके गांव में आप अगर जाएंगे तो आप देखोगे, उनके जब अगर तेल खरीदना होता है, तो अगर उनके घर में महुआ है, तो वो 2 किलो महुआ दुकानों में दे के आएंगे, उसके बदले वो अपनी जरूरत के तेल या नमक खरीद के ले आते हैं। तो पहले के उत्पादन और अभी के जो उत्पादन है, ये दोनों में
बेसिक अंतर क्या है, बुनियादी अंतर क्या है? पहले के जो उत्पादन होते थे वो उत्पादन होता है खुद के उपभोग के लिए, जरूरत के चीजों को उपभोग करने के लिए। अभी जो उत्पादन होता है वो उत्पादन उपभोग करने के लिए, खुद के उपभोग करने के लिए नहीं होता है। अभी का उत्पादन होता है मुनाफा कमाने के लिए। जो बाजार है वो बाजार क्या है? पूरे दुनिया के अंदर बाजार जो है वो बाजार है कि क्रेता और विक्रेता एक जगह पे खड़े होते हैं और जो भी उत्पादन करता है, उत्पादक जितने भी है बाजार में, वो क्रेता भी है, वो विक्रेता भी है। जैसे मान लीजिए कि जो लोहार है वो अपने सामान को बेचता है तो वो विक्रेता है, फिर वही लोहार जब अपने लिए कपड़ा खरीदता है तो वो क्रेता भी है। जैसे बुनकर वो अपना कपड़ा को बेचता है तो वो विक्रेता भी है, फिर वो जब लोहार से अपनी जरूरत के सामान खरीदता है तो वो क्रेता भी है। तो हर उत्पादक क्रेता भी था, विक्रेता भी था, उसकी जरूरत के सामान वो खरीदता भी था और वो जो सामान उत्पादन करता था वो बेचता भी था। लेकिन अभी तो वहां की उत्पादन प्रणाली कैसा था? पहले की उत्पादन प्रणाली ये था कि पहले वो वस्तु था, वस्तु को बेच के वो पैसा लेता था और पैसा से फिर वो वस्तु खरीदता था, उसकी जरूरत की वस्तु खरीदता था। ये अभी जो मैंने आदिवासियों को उदाहरण दिया, क्या है? पहले उनके पास एक मुर्गा है, वस्तु है, या 2 किलो महुआ या 5 किलो महुआ है, वस्तु है। उस वस्तु को बेचता है, पैसा लेके आता है, 10 रुपए लाए, 100 रुपए लाए, 200 रुपए लाए, लेके आया। फिर उस पैसे से वो क्या किया? फिर उस पैसे से अपनी जरूरत की वस्तु खरीदा। यानी वस्तु, मुद्रा और वस्तु, यह था पहले की उत्पादन प्रणाली। लेकिन अभी की उत्पादन प्रणाली क्या है? अब धीरे धीरे अपन इस चीज को समझते हैं। लेकिन जब ये एक्सचेंज हुआ बाजार में, तब कोई दलाल नहीं हुआ करते थे। क्रेता और विक्रेता के बीच में सीधा संबंध हुआ करते थे बाजार में। तब कोई सामान बेचने के लिए दलाल नहीं हुआ करते थे। कि अब धीरे धीरे दलाल पैदा हुआ, वो उत्पादन नहीं करते थे, वो क्रेता से, जो विक्रेता थे उनसे सामान को खरीदते थे और जो क्रेता थे उनको सामान को बेचते थे। तो ये जो दलाल थे, ये दलाल कोई उत्पादक नहीं थे। ये जो उत्पादन करने वाले लोग थे, इनके सामानों को वो लेते थे, कम कीमत पे लेते थे और ज्यादा कीमत में बेच के अपना मुनाफा कमाते थे। ये जो दलाल लोग थे, ये एक विशेष समय में हमारे समाज में आया ये दलाली प्रथा। और ये जो दलाल है, जो उपभोग के लिए चीजों को नहीं खरीदते थे, वो मुनाफा कमाने के लिए उत्पादकों से सामान खरीदते थे और लोगों को बेचते थे। तो ये जो प्रणाली था, ये प्रणाली कैसा हुआ? ये प्रणाली हुआ, पहले मुद्रा से वो सामान खरीदता था, मुद्रा से वस्तु, और वस्तु के बाद फिर वो मुद्रा क्या होता था? वस्तु बेचने के बाद वो अतिरिक्त मुद्रा कमाता था। तो दोनों व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले वस्तु से मुद्रा से वस्तु, पहले के जमाने में ये था लेन देन का तरीका। और ये जो आधुनिक समाज में हम क्या देख रहे हैं? पहले मुद्रा के बाद वस्तु के बाद अतिरिक्त मुद्रा, मतलब मुनाफा प्लस उसका जो पूंजी है वो। तो ये बुनियादी अंतर आया ये कि पहले के और अभी के चरित्र में, कैरेक्टर में जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि पहले वस्तु से मुद्रा लेते थे, मुद्रा से वस्तु बनाते थे। अभी मुद्रा से वस्तु बना रहे हैं, वस्तु से फिर अतिरिक्त मुद्रा बना रहे हैं। और यहीं पे जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है, ये पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली यही है कि पहले उसका पूंजी है, पूंजी से वो मकान बनाएगा, मतलब कारखाना लगाएगा, अपना मशीन खरीदेगा और उसका रॉ मटेरियल खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद वो मजदूर का मजदूरी देगा, मजदूर का मजदूरी देने के बाद जो सामान बनेगा उस सामान को बेच के वो मुनाफा कमाएगा या अतिरिक्त मूल्य कमाएगा, और अतिरिक्त मूल्य से उसका ज्यादा पूंजी बनेगा और वही अतिरिक्त मूल्य जो है, बेसी मूल्य जो है, वो फिर पूंजी के रूप में काम करेगा। तो ये जो उत्पादन प्रणाली है, इस उत्पादन प्रणाली में ही मजदूर का शोषण होता है, मजदूर की लूट होती है, यहीं पे मालिक मजदूरों का शोषण करता है।
आमतौर पे ये बात हमें और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या लूट हो रहा है, मजदूर का क्या शोषण होता है। हमको हर कोई बोलता है मजदूर का शोषण होता है, मजदूर का शोषण होता है, ये हम आम बात है। लेकिन मजदूर का क्या शोषण होता है, मजदूर का क्या चोरी मालिक करता है, मजदूर को मालिक कैसे लूटता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बाजार में जाते हैं, 1 लीटर जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसको कैसे नापते हैं, लीटर से नापते हैं। जो सॉलिड वस्तु होता है उसको किलो से नापते हैं, कपड़ा को मीटर से नापते हैं। सबका अलग अलग नापने का इकाई है। जो श्रम है, मजदूर का जो श्रम जिसको मालिक खरीदता है, उसको कैसे नापा जाता है, उसको नापने का क्या पैमाना है। जैसे आप पेट्रोल लोगे तो लीटर में नापोगे, आप चावल खरीदोगे तो किलो में नापोगे, आप कपड़ा खरीदोगे तो आप मीटर में नापोगे, जमीन खरीदने जाओगे तो स्क्वायर फीट में नापोगे, एकड़ में नापोगे। तो जो श्रम है, मजदूर का श्रम, जिस श्रम को मालिक खरीदता है, जिस श्रम को मजदूर बेचता है, क्योंकि मजदूर के पास जीने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, उसके श्रम को बेचना पड़ेगा। मालिक है, वो अपने श्रम का मालिक है मजदूर। मैंने पहले बताया कि मजदूर भी मालिक है, वो अपने श्रम का मालिक है। तो ये जो श्रम है, इस श्रम को कैसे नापा जाता है, ये श्रम को नापा जाता है समय से। और जब मालिक आपको कारखाने में लेके जाता है तो मालिक ये बताता है कि आपको इतना मजदूरी दिया जाएगा, आपको इतना घंटा काम करना है। तो ये घंटा, ये समय है आपके श्रम को नापने का। ये समय ही आपके श्रम नापने का एकमात्र पैमाना है। मजदूर के श्रम नापने का एकमात्र पैमाना है, समय से होता है। अब मान लीजिए कि आप गए 8 घंटा काम करने के लिए कारखाने के अंदर, और आप जो है 8 घंटा काम किए, और तय हुआ कि आपको 8 घंटे के लिए 400 रुपया मजदूरी दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि जब 8 घंटे मैं काम करूंगा और 8 घंटे के लिए 400 रुपये मेरे को मजदूरी, इस पे तो मैं भी तैयार हूं। 8 घंटे में 400 रुपये, मैं भी मालिक के साथ सौदा किया हूं कि मैं भी 400 रुपये चाहिए मेरे को 8 घंटा काम के लिए, और मालिक भी तैयार हो गया कि 8 घंटा काम के लिए 400 रुपये ही दिया जाएगा। तो इसमें फिर चोरी कहां पे हुआ, ये कोई भी ये सवाल कर सकता है। जैसे मालिक लोग करते हैं आमतौर पे, वो तो मजदूर भी सहमत है 400 रुपये मजदूरी में काम करने के लिए, मैं जबरदस्ती तो किया नहीं हूं किसी के साथ। तो मजदूर जब तैयार है 400 रुपये में काम करने के लिए, और मैं 400 रुपये ही दे रहा हूं, अगर कोई मजदूर 500 रुपये मांगता है मैं तो 500 रुपये ही देता हूं, लेकिन मैं मजदूरों से तो 500 रुपये 8 घंटा काम करवाता हूं, इसमें तो कोई चोरी नहीं कर रहा हूं मैं, ये मालिक कहता है। मजदूर को भी लगता है कि हाँ ये तो सही है कि 8 घंटा मैं काम कर रहा हूं, उसका मजदूरी मैं ले रहा हूं, तो इसमें कहाँ चोरी हो रहा है, इसमें तो चोरी नहीं हो रहा है। ये जो 8 घंटा आप काम कर रहे हो, यहाँ इस 8 घंटा में ही मालिक चोरी करता है। क्या चोरी करता है, ये जो आपका जो वेतन है, ये वेतन या जो मजदूरी आप बोल रहे हो, ये मजदूरी आप जो सामान 8 घंटा काम करके जो सामान तैयार कर रहे हो, उसका जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है, 8 घंटा काम करके आप जो सामान तैयार कर रहे हो और उसका जो मूल्य है, वो मूल्य आपके मजदूरी से ज्यादा है। और अगर साफ साफ बोले कि मान लीजिए कि आप 8 घंटा काम करके 4 ठोक धोती तैयार किए हैं, और वो 4 ठोक धोती का जो मूल्य है, मैं उसका कीमत नहीं बोल रहा हूं, मूल्य बोल रहा हूं, उस धोती का मूल्य, 4 ठोक धोती का मूल्य 800 रुपया है। तो इसका मतलब है कि आपने धागा और मशीन को में श्रम लगा के 800 रुपए के वस्तु के मूल्य तैयार किए हो, और आपको मिला 400 रुपया। ये जो 400 रुपया धोती के जो अतिरिक्त मूल्य है, ये मालिक बिना मेहनत किए अपने पास रख लिया, और आपके मेहनत के 400 रुपये मालिक के पास चला गया, अपने आप चला गया, और आप इसके बारे में जान भी नहीं पाए। आपको लगा आप 8 घंटा काम किए हो, 8 घंटा का मजदूरी मेरे को 400 रुपये मिला, लेकिन 8 घंटे का जो मजदूरी है 400 रुपये है,
ये 8 घंटा का श्रम का मजदूरी नहीं है। अगर श्रम का 8 घंटा का मजदूरी देता तो आपका 800 रुपए मजदूरी आपको मिलता, तो मालिक वो जो धोती आप जो तैयार की वो 800 रुपए के, फिर मालिक उसमें एक पैसा भी नहीं बचा सकता था। आप अपने मेहनत से जो 800 रुपए का वस्तु तैयार किए, उत्पादन किए, वो पूरा ही आपको मिल जाता। तो फिर मजदूरों का शोषण मालिक नहीं कर पाता, और मजदूरों का शोषण मालिक नहीं कर पाता तो मजदूर कहीं लुटवाता भी नहीं, और फिर मालिक जिंदा भी नहीं रहता। तो आप जैसे मान लीजिए कि अब और विस्तार से हम समझाएं, जैसे मान लीजिए कि मालिक कारखाना लगवाया, उसके लिए कच्चा मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, उसके लिए उसने 10,000 रुपया खर्चा किया। उसमें मशीन का डिप्रिसिएशन है, सब कुछ जोड़ लीजिए आप, बिजली सब जोड़ लीजिए, 10,000 रुपया उसने खर्चा किया। और मजदूर को वो मजदूरी दिया 400 रुपया। कितना खर्चा हुआ? 10,400 रुपया। ठीक है। अब आप 8 घंटा मेहनत किए, 8 घंटा मेहनत करने के बाद आपने 800 रुपया का वस्तु तैयार के मूल्य के वस्तु तैयार किए, तो मालिक जो मशीन में ये सब में जो खर्चा हुआ वो 10,000 रुपये खर्चा है उसका, और ये 800 रुपये कितना हुआ? 10,000 और 800, 10,800 रुपया उसका आया। तो 10,800 रुपया उसका आया और आपको मिला सिर्फ उसमें से 400 रुपया। तो ये 400 रुपया जो अतिरिक्त उसने कमाया, ये आपके मेहनत के पैसे से उसने कमा लिया, आपके मेहनत के हिस्से से आपको वो 400 रुपया मालिक के खाता में जमा हो गया। और आपके जो मजदूरी है, ये मजदूरी जो 400 रुपया देता है मालिक, ये मजदूरी आपके श्रम का मजदूरी नहीं है। ये मजदूरी है कि आपको उतना ही मजदूरी मालिक देगा जिसके सारे आप कल फिर आके उसके कारखाने में मजदूरी कर सको, मेहनत कर सको और उसको फिर कमा के दो। तो आपको जिंदा रखने के लिए जितना न्यूनतम जरूरत है, जैसे आप लोग देखोगे कि मजदूरी दर न्यूनतम होता है, न्यूनतम मजदूरी दर तय होता है, सरकार तय करता है न्यूनतम मजदूरी दर, क्योंकि सरकार ये मानता है कि ये मजदूर अगर हम न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे तो ये मजदूर की काम करने की ऊर्जा अगर खत्म हो जाएगी तो ये मजदूर उत्पादन के काम में भविष्य में कोई काम में नहीं आएगा। ऊर्जा खत्म हो जाएगी, मजदूर जिंदा नहीं रहेगा। मजदूर अगर जिंदा नहीं रहेगा तो मालिक के कारखाने में उत्पादन नहीं होगा। इसलिए मजदूर को जिंदा रहने के लिए जितना न्यूनतम आवश्यकता है, उस आवश्यकता ही मजदूर की न्यूनतम मजदूरी होती है। अब सवाल ये आ सकता है, आप लोग ये सवाल कर सकते हो कि अगर ये न्यूनतम मजदूरी है तो हमारे परिवार के बच्चों के लालन पालन के लिए पैसा क्यों देता है? ये भी मालिक का जरूरी है, मालिक के लिए जरूरी है। अरे मजदूर के बच्चा ही मजदूर 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। मजदूर की मौत भी होना यह प्रकृति का नियम है। तो मजदूर के रिटायरमेंट के बाद, मजदूर के मौत के बाद कारखाना चलाने के लिए फिर मजदूर की जरूरत है। तो फिर अगर मजदूर की जरूरत है, मजदूर ही मजदूर पैदा करेगा, यानी मजदूर के बच्चे ही मजदूर होंगे। तो इसलिए मालिक को यह जरूरी भी है कि मजदूरों के परिवार को जीवित रखना, ताकि ये मजदूर, आज का मजदूर जब खत्म हो जाएगा तो भविष्य के मजदूर ये वर्तमान मजदूर तैयार करके रख सके। तो इसीलिए तो मालिक क्या दे रहा है आपको? मालिक आपके श्रम का पूरा कीमत नहीं दे रहा है। मालिक आपको दे रहा है श्रम शक्ति का मूल्य, जिस श्रम शक्ति से आप कल फिर मालिक के लिए कमा सको, कल मालिक के कारखाने में आके मेहनत कर सको। वो श्रम शक्ति की जो कीमत है, यानी आपको जिंदा रहने के लिए जितना न्यूनतम जरूरी है, उस पैसा को वो आपको देता है मजदूरी के रूप में। लेकिन वो बोलता क्या? 8 घंटा काम का पैसा आपको दिया जा रहा है। 8 घंटा काम का पैसा अगर आपको दिया जा रहा है, श्रम का पैसा अगर आपको दिया जाता, तो फिर आप 8 घंटा श्रम करके जो उत्पादन के वैल्यू तैयार कर, वस्तु के वैल्यू तैयार कर रहे हैं, जो धोती अगर 800 रुपए की वैल्यू की आप तैयार किए, तो 8 घंटा काम में आप अगर 800 रुपए के मूल्य पैदा करके दिए हो, तो मालिक आपको 800 रुपए मजदूरी देता। लेकिन मालिक आपको 800 रुपए मजदूरी देने के बदले 8 घंटा काम आपसे करवाया, 400 रुपए अगर आपको दिया, तो इसका मतलब है आपका समय उसने चोरी किया।
आपका 4 घंटा समय वो चोरी किया, और 4 घंटा समय में आप जो वैल्यू तैयार किए, वस्तु जो तैयार किए, अतिरिक्त जो मूल्य तैयार किए वस्तु के, उस पैसा को मालिक अपना हड़प लिया। तो चोर कौन हुआ समाज में? मजदूर हुआ कि मालिक हुआ? चोर हुआ मालिक, जो मजदूरों के श्रम को चोरी कर रहा है, जो मजदूरों के श्रम से जो वैल्यू कीमत, वस्तु की कीमत तैयार हो रहा है, उसको मालिक चोरी करके ले जा रहा है। और इसीलिए मालिक दिन के दिन ये जो बोल रहे हैं वो मुनाफा कमा। तो हम क्या पहले ही बताए कि खरीदी बिक्री में कभी मुनाफा नहीं हो सकता। उत्पादन, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में खरीदेगा वो धागा धोती बनाने के लिए, क्या वो धागा बेचेगा? नहीं बेचेगा। बेचेगा वो धोती, धागा बना से धोती बना के। तो कम कीमत में खरीदी और ज्यादा कीमत पे बेचना ये संभव नहीं है। ये हमारे आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये जो उत्पादन करते हैं वो धागा से जो धोती बनाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो मजदूर की मेहनत लगता है, मजदूर का श्रम लगता है, यहीं पे असली रहस्य है शोषण का। यहीं पे मजदूरों का शोषण करते हैं। ये जो घंटा जो मैंने बताया, श्रम शक्ति वो का पैसा वो देता है। श्रम शक्ति मतलब आपके काम करने की क्षमता, और वो श्रम को खरीदता है। श्रम ज्यादा है, श्रम 8 घंटे का होता है, और श्रम शक्ति हो सकता है आपको जिंदा रहने के लिए जो 400 रुपए मिलता है, वो 400, क्योंकि आप 800 रुपए, मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, मान लीजिए 800 रुपए के 8 घंटा काम करके आप 800 रुपए के धोती के वैल्यू के धोती तैयार किए, तो इसका मतलब है 1 घंटा में 100 रुपए के वैल्यू आपने तैयार किए, तो आपके मजदूरी 400 रुपए मिलता है। तो 4 घंटा आप काम किए, आपके 400 रुपए आप कमा लिए। 4 घंटा काम करके आपके मजदूरी की कीमत आपके बराबर हो गया। तो ये जो 4 घंटे के बाद जो आप और जो 4 घंटा काम किए, ये और 4 घंटा आप मालिक के लिए किए। आप अपने लिए तो पहले के 4 घंटा कर लियो, जिसमें आपने 400 रुपए वैल्यू के धोती तैयार कर ली। तो आपकी मजदूरी 400 रुपए है, आपने 400 रुपए की धोती 4 घंटा काम करके तैयार कर लिए। तो ये जो अतिरिक्त 4 घंटा जो श्रम आपने दिए, ये आप अपने लिए नहीं दिए, ये आप मालिक के लिए दिए। और यहीं पे जाके असली रहस्य है चोरी के, जो मालिक आपसे या मजदूरों से चोरी करता है। और ये जो सरप्लस वैल्यू है, या जिसको अतिरिक्त, ये राजनीतिक अर्थशास्त्र में इसको मुनाफा हम नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सरप्लस वैल्यू, बेसी मूल्य, राजनीतिक अर्थशास्त्र के भाषा में। क्योंकि मुनाफा मालिकों की भाषा है, क्योंकि वो तो अपनी शोषण को छिपाना चाहते हैं, अपनी लूट को वो छिपाना चाहते हैं, इसलिए मुनाफा बोलते हैं। और मुनाफा का मतलब यही होता है कि कम कीमत में खरीदना, ज्यादा कीमत में बेचना। जैसे व्यापारी लोग करते हैं, 10 रुपए 8 रुपए में बिस्किट खरीदते हैं, 10 रुपए में बेचते हैं, 2 रुपए उसका मुनाफा है, कमीशन भी बोल सकते हैं आप। तो ये व्यापार का काम है मुनाफा। लेकिन जो उत्पादन प्रणाली होता है, कारखाने के अंदर जो उत्पादन प्रणाली होता है पूंजी व्यवस्था में, उस पूंजीवादी व्यवस्था में मुनाफा नहीं है, वो मालिकों का शोषण है। और जो शोषण मालिक मजदूरों का करता है। तो इसलिए हम जब बोलते हैं कि मालिक मजदूर का शोषण करता है, तो हम ये बोलते हैं मालिक मजदूर के श्रम का शोषण करता है, श्रम समय का शोषण करता है। और ये जो आपका देसी मूल्य, ये जो आपका किसी वस्तु का जो मूल्य है, जैसे धोती का 800 रुपए मूल्य है, उसमें क्या है? 800 रुपए में 400 रुपए मजदूर का श्रम है, 400 रुपए मालिक का सरप्लस वैल्यू है, बेसी मूल्य है, और 800 रुपए धोती का मूल्य है। तो 800 रुपए धोती का मूल्य इजिकल टू बराबर 400 रुपए मजदूर का मजदूरी, और 400 रुपए मालिक का सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य। अब ये जो है, इस पर लड़ाई होता है कि मालिक चाहता है मजदूर से, ये जो 400 रुपए मालिक लेता है मजदूर से, मालिक हर समय लूट की उसकी जो हवस है, वो ये चाहेगा अब मजदूर को मैं 300 रुपए दूं, मजदूर से ये जो 400 रुपए मैं ले रहा हूं, इस 400 रुपए के बदले मैं 500 रुपए लूं। और मजदूर क्या चाहेगा? मजदूर ये चाहता है आज मेरा मजदूरी 400 रुपए है, मैं 500 रुपए मजदूरी मांगू, मैं 500 रुपए लूं। तो लड़ाई, ये जो मालिक और मजदूरों के बीच में ये जो लड़ाई हम देखते हैं, या जो है ये दुश्मनीपूर्ण लड़ाई है। क्योंकि मालिक मजदूर के बीच में जो लड़ाई है, ये एक दूसरे के हितों से जुड़ा हुआ लड़ाई है। मालिक 500 रुपए अगर मजदूर से ले लेगा, तो इसका मतलब हुआ कि मजदूर के मजदूरी 300 रुपए हो जाएगा।
अगर मजदूर मालिक से 500 रुपए अपना वेतन कटवा लिया, मनवा लिया, तो इसका मतलब है कि मालिक के मुनाफा 300 रुपए, अतिरिक्त मूल्य 300 रुपए हो गया। तो यहाँ पे दोनों के हित टकराते हैं, और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक पूंजीवादी समाज जीवित रहेगा, क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे के साथ दुश्मनीपूर्ण है। मालिक को के जब वो लड़ाई लड़के लेगा 100 रुपए ज्यादा, तब मालिक के मुनाफा या अतिरिक्त मूल्य कम हो गए, और मालिक अगर मजदूर से ज्यादा पैसा लिया तो मजदूर के मजदूरी कम हो जाएंगे। तो ये जो टकराहट है, ये टकराहट होना स्वाभाविक है, और ये होगा ही, क्योंकि मजदूर चाहेगा अपने जीवन को बेहतर बनाना, और मालिक चाहेगा मजदूर को लूट के अपना पूंजी को बढ़ाना। इसलिए दोनों के जो टकराहट है, ये जो द्वंद है, ये द्वंद होना स्वाभाविक है। ये द्वंद कभी भी नहीं मिटेगा, और ये द्वंद जाके एक समाज परिवर्तन के बाद ही ये द्वंद खत्म हो सकता है। लेकिन जब तक पूंजीवादी समाज है, जब तक पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है, तब तक मालिक और मजदूरों के बीच में ये लड़ाई जारी रहेगा, ये द्वंद चलते रहेगा, और इसमें जो ताकतवर है वो ताकतवर अपने इस लड़ाई को में जीत हासिल कर सकता है। लेकिन ये जीत तात्कालिक है। ये जीत, जैसे मान लीजिए कि मजदूरों ने वेतन बढ़ा लिया, 500 रुपए कर लिया, लेकिन मालिक, मैंने सिंपल तरीके से बताया, लूटने के या अपने सरप्लस वैल्यू बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कारखाने के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए नया नया मशीन मालिक लगा देता है, उसमें उत्पादन बढ़ता है। मजदूर के काम करने की जो समय है, जैसे पहले 8 घंटे में अगर 5 धोती बनाता था, तो मशीन लगने के बाद वही 8 घंटे में मजदूर से वो 50 धोती बनवा लेगा, उसमें उसकी पूंजी और बढ़ेगा। तो मालिक को, मजदूर को ज्यादा काम करना पड़ता मशीन आने के बाद। तो ये अलग अलग तरीका है लूटने का, मशीन लगा के लूटता। तो ये जो आज जो हम देख, कम मजदूर लगाता है ताकि उसकी लागत कम हो जाए मालिक के। तो मजदूरों के शोषण करने का, मजदूरों के लूटने का, वो एक अलग अलग तरीके में मालिक लूटता है। लेकिन लूट का तरीका वही है कि वो अपना मजदूरों के श्रम या काम करने की जो शक्ति है, श्रम है, जो श्रम को बेचता है, उस श्रम का ज्यादा से ज्यादा वो उपयोग करके ही मजदूर का शोषण वो करता है। मजदूर का शोषण वो करता है श्रम को लूट के। मजदूरों के श्रम को अगर वो नहीं लूटेगा तो मजदूर का शोषण वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है, इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में मजदूरों के शोषण इस तरीके से पूंजीपति करता है। मैंने पहले ही बताया हूं कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के पहले ये जो मुनाफा के लिए या आपके पूंजी, मुनाफा मतलब जो सरप्लस वैल्यू है, वो एक प्रकार से बाद में फिर जाके ये पूंजी बन जाता है। मजदूरों से आज जो लूट के वो पैसा बना रहा है, ये जब अतिरिक्त पूंजी, ये जो अतिरिक्त मूल्य वो तैयार कर रहा है मालिक, ये पैसा फिर वो मशीन लगाने के लिए या कारखाने के विस्तार के लिए या फिर पूंजी के रूप में काम करता है। ये पूंजी फिर दूसरे मजदूरों को लूटता है, फिर वो दूसरे मजदूर से जो वो उद्वृत्त सरप्लस वैल्यू कमाता है, फिर उससे वो दूसरा पूंजी बनता है, उसमें फिर और दूसरे मजदूरों को लूटता है। तो एक सिलसिला है पूरा मजदूरों को लूटने का, और इसी तरीके से पूंजीवाद जिंदा रहता है कि वो मजदूरों को लूटे, और मजदूर भी विवश है क्योंकि उसके पास अपने श्रम को बेचने के अलावा जीवित रहने के लिए और कुछ नहीं रहता है। इसलिए वो अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर है, और जब वो श्रम को बेचता है तो वो ये सोचता है कि मैं अपना श्रम को बेच रहा हूं, उसकी मजदूरी मेरे को मिलेगा। लेकिन वो श्रम को जरूर बेचता है, लेकिन मजदूरी उसका श्रम शक्ति को मिलता है। श्रम शक्ति यानी उसकी जीवित रहने के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए उसको जितनी पैसे की जरूरत है वो पैसा मालिक देता है। उसके श्रम के सही मूल्य मालिक नहीं देता है, एक हिस्सा मालिक देता है, और उसके श्रम का एक हिस्सा मालिक चोरी करके अपने पास रखता है, जो उसका सरप्लस वैल्यू है। तो इसीलिए इस बात को हम बताना इसलिए चाह रहे हैं कि आमतौर पे मजदूर जब कारखाने में काम करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं मजदूरों को लूटते हैं, मजदूरों का मालिक शोषण करते हैं, मजदूरों पे अत्याचार करते हैं, या आमतौर पे सब लोग मजदूर बोलते हैं। लेकिन किस तरीके से शोषण, किस तरीके से होता है मालिकों का, ये चीजों को समझना भी जरूरी है। तभी जाके मालिकों के खिलाफ
अपन लड़ पाएंगे। जो आज के तारीख में जो मालिक नए नए पैतरा लेके आ रहे हैं, नए नए चीजों को लेके आ रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, अभी फिर से कानून बना रहे हैं 12 घंटा काम करने का, ये सब नए नए पैतरे हैं, नया नया चाल है मालिकों को लूटने का। तो इसके खिलाफ भी आपके ये जो मालिकों के ये जो पैत्र है, मालिकों के ये जो नया नया चाल है, इस चाल को जब हम समझेंगे तभी हम अपने लड़ाई को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, हमारा मकसद है मजदूरों को जागरूक करना, ताकि मजदूर अपने अधिकार के लिए संगठित हो और संगठित होकर अपने अधिकार के लिए वो आवाज उठाए। क्योंकि मजदूर अगर संगठित नहीं होंगे, अगर वो अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो तीसरा कोई आदमी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो मजदूरों के पास वो अधिकार है। क्योंकि आप ये जानो कि मालिक कारखाना खोल लिया, मशीन लगा लिया, कच्चा माल लेके आ गए, लेकिन वो सरप्लस वैल्यू या उसका जो बोलता है मुनाफा, वो तब तक हासिल नहीं कर सकता है जब तक मजदूर उसके कारखाने में अपने श्रम को नहीं लगाएगा, यानी श्रम नहीं करेगा मजदूर, तब तक कारखाने में कोई उत्पादन नहीं कर सकता मालिक। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मजदूर के श्रम के बाद ही मालिक के उत्पादन शुरू होते हैं, और मालिक के उत्पादन शुरू होते हैं उसके बाद ही मालिक का सरप्लस वैल्यू या शोषण शुरू होता है। तो ताकत मजदूरों के पास है। अगर मालिक के कारखाने में मजदूर काम बंद करता है तो मालिक ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, मालिक काम नहीं कर सकता, मालिक मजदूर का शोषण किए बगैर जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास श्रम करने की क्षमता नहीं है। वो तो आपके श्रम के ऊपर निर्भर है, वो परजीवी है। आपके श्रम पे उसकी पूरी परिवार, उसकी पूरी जीवन टिका हुआ है। तो ताकत आपके पास है, आपके पास ही वो ताकत है जिस ताकत पे आप अपने परिवार को पाल रहे हो, उसी श्रम से आप मालिक को भी पाल रहे हो। मालिक के लिए आप नहीं हो, आप जीवित नहीं हो, आपके मेहनत पे मालिक जीवित है, आपके मेहनत पे मालिक जीवित है, मालिक के मेहनत पे आप जीवित नहीं हो। इस बात को आपको समझना है कि आप मेहनत कर दो तभी मालिक जीवित है। तो इसीलिए ताकत आपके पास है, लड़ाई आपको लड़ना है। हम ये चाहेंगे कि हमारी बात अगर आपको पसंद है, अगर मजदूरों में थोड़ी सी भी जागरूकता इस वीडियो के माध्यम से हमारा ला पाए, तो हमारी ये सफलता हम मानेंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये वीडियो को मजदूरों के बीच में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि मजदूरों को समझ में आए कि मालिक किस तरीके से मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, किस तरीके से मालिक मजदूरों के साथ शोषण कर रहे हैं, और किस तरीके से शोषण के आधार पे मालिक टिक के दूसरे को चोर बता रहा है, मजदूर को चोर बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत में मालिक चोरी कर रहा है, मजदूर का श्रम चोरी कर रहा है, मजदूर के हक चोरी कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकार चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी आपसे यही निवेदन रहेगा, यही गुजारिश रहेगा कि इस वीडियो को अगर आपको लगे कि उपयोगी है मजदूरों के लिए, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।